आपने गूगल पर कुछ सर्च किया होगा, शायद कोई रेसिपी, शायद कोई फ्लाइट, या शायद रात के 2 बजे कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग चीज जो आप कभी किसी के सामने जोर से नहीं कहेंगे। और गूगल सब जानता है, एवरी वर्ड, एवरी क्लिक, एवरी स्क्रॉल। Is it true that the Android operating system sends Google information every few minutes? लेकिन एक बात जो आपकी नींद उड़ा देगी, गूगल ने आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। What? फिर भी 2024 में उन्होंने $350 बिलियन का रेवेन्यू बनाया, आपसे, मुझसे और हर उस इंसान से जिसने कभी उस सर्च बार में कुछ टाइप किया है। तो सवाल ये नहीं है कि गूगल पैसे कैसे कमाता है, असली सवाल ये है उन्होंने एक ऐसी मशीन कैसे बनाई जो इतनी पावरफुल है, इतनी इनविजिबल है और हमारी लाइफ में इतनी गहरी है कि हम उससे एस्केप ही नहीं कर सकते, और हम उसके लिए पे कर रहे हैं बिना अपना वॉलेट खोले। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक आप गूगल को कभी पहले की तरह नहीं देखेंगे। आज हम क्या कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। हम पूरी स्टोरी ट्रेस करेंगे, स्टैनफोर्ड डॉम के 2 कॉलेज किड्स से लेकर ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजिंग एम्पायर तक। हम आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली 2024 में गूगल पैसे कैसे कमाता है। हम एक्सपोज करेंगे कि गूगल आपका डेटा कैसे कलेक्ट करता है और कैसे वो इसे यूज करके आपको ही एडवर्टाइजर्स को बेच देता है और आपको पता भी नहीं चलता। हम बात करेंगे कि कैसे गूगल ने क्वाइटली इंटरनेट को पहले से खराब बनाया। Google says such issues are to be expected and will be addressed by its trusted testers. जानबूझकर, और क्यों उनके अपने इंजीनियर्स ने उन्हें इस बारे में राइटिंग में वार्न किया था। और फाइनली हम बात करेंगे कि आगे क्या होगा, क्योंकि 1 दशक में पहली बार गूगल डरा हुआ है और वो सब कुछ बदल देता है। इंटरनेट नया था, एक्साइटिंग था। Now that I've gotten on the internet, I'd rather be on my computer than doing just about anything. 1994 के मिड तक सिर्फ 2700 वेबसाइट्स थी। उस साल के एंड तक 10,000, कुछ महीनों बाद 6,50,000। लेकिन किसी को कुछ मिलता नहीं था। पहले के सर्च इंजिन्स, याहू, आस्क जीव्स, एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करते थे। अगर आपने चिकन पार्मेजान रेसिपी सर्च किया तो वो आपको वो पेज दिखाते थे जिसमें चिकन पार्मेजान रेसिपी वर्ड्स सबसे ज्यादा बार लिखे हों। बस इतना ही। यही टेक्नोलॉजी थी, वर्ड्स को काउंट करना। तो जाहिर है लोगों ने इसका फायदा उठाया। स्पैम पेजेस भर गए कीवर्ड रेपिटेशन से, यूजलेस रिजल्ट्स आने लगे। इंटरनेट एक कबाड़ खाना बनता जा रहा था। फिर 1998 में 2 स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स, 25-year-old Stanford PhD students Sergey Brin and Larry Page, who have started an internet search company called Google. लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने एक एकेडमिक पेपर पब्लिश किया, द एनाटॉमी ऑफ अ लार्ज स्केल हाइपरटेक्स्ट वेब सर्च इंजन। उनका आइडिया रेवोल्यूशनरी था। ये मत गिनो कि एक वर्ड पेज पर कितनी बार आया है, इसके बजाय ये गिनो कि कितने दूसरे पेजेस उस पेज को लिंक कर रहे हैं। अगर बहुत सारी साइट्स कह रही हैं कि हे, ये चिकन पार्मेजान रेसिपी देखो, तो वो रेसिपी शायद सच में अच्छी है। ये जीनियस था, सिंपल, लॉजिकल और जीनियस। We work on at Google, and my hope is to provide instant access to any information anybody ever wants in the future. लॉन्च के सिर्फ 6 महीने बाद एक न्यूज़पेपर आर्टिकल ने लिखा, गूगल अक्सर वही ढूंढ लेता है जो आप तलाश रहे हैं, और किसी मिस्टीरियस वजह से वो पहले 5 हिट्स में ही होता है। पहले ये क्रेजी आइडिया लगता था। आप एक चीज टाइप करते हो, आपको एक गुड रिजल्ट मिलता है, आपको ऑब्सक्योर ब्लॉग्स मिलते हैं, रियल आंसर्स मिलते हैं। गूगल वर्ड खुद गूगल से आया है, वो नंबर जिसमें ए के बाद 100 जीरोज होते हैं। उन्होंने इसे इसलिए चुना ताकि कह सकें, हम इतनी इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे कि वो गूगल्स में होगी। और उनका मिशन सिंपल और ब्यूटीफुल, to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Organize, accessible, useful. इन 3 वर्ड्स को याद रखना, क्योंकि इसके बाद जो आता है वो इन सब का एक स्लो और कैलकुलेटेड बिट्रेयल है। लेकिन यहां एक असली प्रॉब्लम थी। इन 2 ब्रिलियंट साइंटिस्ट का एक ब्लाइंड स्पॉट था।
उन्हें पैसा चाहिए था। – 2000 में गूगल ने एडवर्ड्स इंट्रोड्यूस किया, जिसे अब हम गूगल एड्स कहते हैं। सबसे पहला एड एक कंपनी के लिए था जिसका नाम था लाइवली लॉबस्टर्स, एक बिजनेस जो आपके दरवाजे तक लाइव लॉबस्टर्स शिप करता था। लेकिन इन्वेस्टर्स, उन्हें लॉबस्टर्स की चिंता नहीं थी, उन्होंने तुरंत इसका प्रॉमिस देख लिया। So we didn't start out to do a search engine at all. In late 1995, I started collecting the links on the web because my advisor and I decided that would be a good thing to do. शुरुआत में एड्स ऐसे काम करते थे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप गूगल को पैसे दे सकते थे अपना एड दिखाने के लिए जब लोग रेलेवेंट कीवर्ड सर्च करें। सिंपल, क्लीन, असली रिजल्ट से अलग। लेकिन एक ऐसी चीज जो ज्यादा लोग नहीं जानते, और ये इंपॉर्टेंट है, अपने ओरिजिनल 1998 पेपर में ब्रिन और पेज ने इसी मॉडल के बारे में वार्निंग दी थी। अपेंडिक्स ए में उन्होंने लिखा था, हमें उम्मीद है कि एडवर्टाइजिंग फंडेड सर्च इंजिन्स इनहेरेंट बायस दिखाएंगे एडवर्टाइजर्स की तरफ और कंज्यूमर्स की जरूरतों से दूर चले जाएंगे। उन्होंने ये लिखा था, पब्लिश किया था। वो खतरा जानते थे और फिर उन्होंने वही किया, क्योंकि पैसा। 2004 में गूगल स्टॉक मार्केट पर पब्लिक हुई। Trading as a public company, they raised $1.7 billion in cash and made the stock of Google as valuable as General Motors. उनके आईपीओ डॉक्यूमेंट्स ने उनका फेमस स्लोगन इंट्रोड्यूस किया, डोंट बी इविल। उन्होंने अपने फाउंडर्स लेटर में यहां तक लिखा, गूगल यूजर्स हमारे सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, मेडिकल, फाइनेंशियल और कई दूसरे। हम डोंट बी इविल प्रिंसिपल पर कायम रहेंगे, यूजर ट्रस्ट बनाए रखकर और सर्च रिजल्ट्स के लिए पेमेंट एक्सेप्ट ना करके। खूबसूरत शब्द। लेकिन वॉल स्ट्रीट को प्रिंसिपल्स नहीं चाहिए, वॉल स्ट्रीट को ग्रोथ चाहिए। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि नंबर्स ऊपर जाएं, स्टेबल नहीं, यूपी फॉरएवर। और वो प्रेशर, उसने सब कुछ बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, वो एड्स दिखाते हैं, वो तो नॉर्मल है, लेकिन हम एक्चुअली कितने पैसे की बात कर रहे हैं? चलिए 2024 के असली नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये कोई एस्टिमेट्स नहीं है, ये वो हैं जो सच में हुआ। 2024 में गूगल का टोटल रेवेन्यू लगभग $350 बिलियन था। इसे एक सेकंड के लिए सोचिए, $350 बिलियन एक साल में। अब ये ब्रेकडाउन कैसे होता है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि यही से बात वाइल्ड हो जाती है। इस रेवेन्यू का लगभग 75% यानी $264 बिलियन सिर्फ एडवर्टाइजिंग से आया। प्रोडक्ट बेचने से नहीं, सब्सक्रिप्शन से नहीं, आपको एड्स दिखाने से। इसे थोड़ा और ब्रेक करते हैं। गूगल सर्च एड्स, वो एड्स जो आप कुछ सर्च करने पर देखते हैं, वो आज भी सबसे बड़ा इंजन है। $264 अरब का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। जब आप बेस्ट रनिंग शूज सर्च करते हैं और टॉप पर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स देखते हैं, वो पैसा सीधा गूगल के पास जा रहा है। YouTube एड्स, याद रखिए, गूगल YouTube का मालिक है। हर वो एड जो आप देखते हैं, हर प्री रोल, हर मिड रोल, गूगल अपना कट लेता है। YouTube ने 2024 में एड्स से टेंस ऑफ बिलियंस जनरेट किए, और ये स्प्लिट शायद आप नहीं जानते होंगे। एडवर्टाइजर्स गूगल को पे करते हैं और गूगल 55% उन क्रिएटर्स को देता है जिन्हें आप देख रहे हैं। गूगल अपने पास 45% रखता है टेंस ऑफ बिलियंस पर। गूगल नेटवर्क एड्स, ये वो एड्स हैं जो दूसरी वेबसाइट्स पर दिखते हैं। आप किसी न्यूज साइट पर जाते हैं, वहां एक बैनर दिखता है। गेस कीजिए वो बैनर किसने बेचा? गूगल ने। वो इसे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क कहते हैं और ये मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स पर फैला हुआ है। वो हर जगह है। गूगल प्ले स्टोर, जब कोई ऐप डेवलपर अपना ऐप गूगल के स्टोर पर बेचता है, गूगल 30% अपने पास रखता है। डेवलपर को 70% मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े ऐप स्टोर्स में से एक पर हर ट्रांजैक्शन का 30%। ये एक और मैसिव रेवेन्यू स्ट्रीम है। गूगल क्लाउड, ये बढ़ता हुआ बिजनेस है। कंपनीज गूगल को पे करती हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए, सर्वर्स चलाने के लिए और AI पावर करने के लिए। 2024 में गूगल क्लाउड एग्रेसिवली ग्रो हुआ है।
हार्डवेयर और बाकी रेवेन्यू, पिक्सल फोन्स, क्रोमबुक्स, स्मार्ट होम डिवाइसेस, यूट्यूब प्रीमियम, यूट्यूब टीवी, गूगल वन स्टोरेज, ये सब इसके ऊपर ऐड होता है। लेकिन असली सच ये है, 2024 में एड्स से $204 बिलियन। बेहतर प्रोडक्ट बनाने से नहीं, इनोवेशन से नहीं, एड्स से। और एड्स को काम करने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है, आपका डेटा। यहां पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं ये समझने में कि गूगल एक्चुअली है क्या। गूगल कोई सर्च इंजन नहीं है, सच में नहीं। गूगल एक डेटा कलेक्शन मशीन है जो सर्च फ्री में ऑफर करती है। सोचिए ये कितना गहरा है। गूगल क्रोम का वर्ल्ड वाइड ब्राउजर मार्केट शेयर 67.9% है। नेक्स्ट कौन है? एप्पल सफारी, सिर्फ 16% के साथ। एंड्रॉइड का ग्लोबल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में 71% शेयर है। जीमेल के पास दुनिया भर में 1.8 बिलियन यूजर्स हैं। प्लैनेट की सबसे पॉपुलर ईमेल सर्विस। गूगल मैप्स के 2 बिलियन मंथली यूजर्स हैं। यूट्यूब के 122 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। और गूगल सर्च के पास ग्लोबल सर्च मार्केट का लगभग 90% है। इंटरनेट के साथ आपका लगभग हर मेजर कॉन्टैक्ट पॉइंट, आपका ब्राउजर, फोन, ईमेल, मैप्स, वीडियोस, सर्चेस, गूगल वहां है, देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, आप पर एक फाइल बना रहा है। तो वो एक्चुअली क्या कलेक्ट कर रहे हैं? 2 कैटेगरीज हैं, यहां ध्यान देना। पहला, एक्टिव इनपुट्स। ये वो चीजें हैं जो आप खुद उन्हें देते हैं। आपकी सर्च हिस्ट्री, यूट्यूब वॉच हिस्ट्री, क्रोम का ब्राउजिंग डेटा, मैप सर्चेस, जीमेल का कंटेंट, गूगल प्ले पर आप क्या खरीदते हैं, गूगल असिस्टेंट से आप क्या पूछते हैं। दूसरा, पैसिव कलेक्शन। ये वो है जो अनसेटलिंग है, ये बैकग्राउंड में हो रहा है अभी इसी वक्त, चाहे आपको पता हो या नहीं। मैं टूल्स, कुकीज और फिंगरप्रिंटिंग। कुकीज, आपने वो पॉपअप्स देखे होंगे, एक्सेप्ट कुकीज, रिजेक्ट ऑल कुकीज। ज्यादातर लोग बस एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं ताकि वो हट जाएं। यहां आप किस बात पर अग्री कर रहे हैं? कुकीज छोटी फाइल्स होती हैं जो आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाती हैं। कुछ फंक्शनल होती हैं, वो लॉगिन याद रखने में हेल्प करती हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग कुकीज वो अलग है। वो ट्रैक करती हैं कि आप पूरे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, आप कौन से पेजेस विजिट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स देखते हैं, ऑनलाइन कहां जाते हैं। और की पार्ट ये है, गूगल की कुकीज आपके डिवाइस पर आने के लिए आपका क्रोम यूज करना जरूरी नहीं है। वो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स में एम्बेडेड हैं। आप गूगल की ट्रैकिंग डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे आप गूगल के आसपास भी ना हो। फिंगरप्रिंटिंग, ये नया है, स्नीकियर है और इसे रोकना बहुत मुश्किल है। फिंगरप्रिंटिंग आपके डिवाइस के बारे में डेटा कलेक्ट करता है। आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, डिवाइस मॉडल क्या है, स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, बैटरी ड्रेन स्पीड कितनी है, टाइम जोन क्या है, लैंग्वेज सेटिंग्स क्या है। अकेले इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इन्हें कंबाइन किया जाता है तो ये एक यूनिक आईडी बनाते हैं जो सिर्फ आपके लिए है। आपके अकाउंट के लिए नहीं, आपके लॉगिन के लिए नहीं, आपके डिवाइस के लिए, आपकी फिजिकल मशीन के लिए। और ये इसलिए मैटर करता है, कुकीज डिलीट की जा सकती हैं, कुकीज ब्लॉक की जा सकती हैं। Disabling cookies for 30 million users of its web browser Chrome today, the first step in its plan to stop all use of the website tracking technology by the end of the year. लेकिन आप हर बार ऑनलाइन जाने पर अपना डिवाइस नहीं बदल सकते। आपका फोन है, आपका लैपटॉप है। इसलिए प्राइवेसी एक्सपर्ट्स फिंगरप्रिंटिंग को ट्रैकिंग का सबसे खतरनाक फॉर्म मानते हैं। इससे बचना लगभग नामुमकिन है। और फरवरी 2025 में गूगल ने, जिसने पहले फिंगरप्रिंटिंग बैन की थी, क्वाइटली उस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। अब वो इसे अलाउ कर रहे हैं। लगभग किसी ने इस स्टोरी को कवर नहीं किया, लेकिन यहां ध्यान दीजिए क्योंकि ये एक मैसिव शिफ्ट है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन गूगल कहता है कि वो मेरा डेटा बेचते नहीं है। क्या ये सच है? Mr. Pichai, is it true that the Android operating system sends Google information every few minutes? हाँ, और ये पूरी तरह से मिसलीडिंग भी है। गूगल आपका रॉ डेटा एडवर्टाइजर्स को नहीं बेचता। इसके बजाय वो कुछ ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड करते हैं। वो आपको बकेट्स में डाल देते हैं, सेगमेंट्स, प्रोफाइल्स,
उनके रियल टाइम बिडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके एक एडवर्टाइजर कह सकता है, मुझे अपना एड उन लोगों को दिखाना है जिनकी एज 25 से 40 है, जो साल का 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, पिछले 30 दिन में फिटनेस प्रोडक्ट सर्च किए हैं और हाल ही में न्यूट्रिशन के वीडियोस देखे हैं। गूगल हर उस इंसान को ढूंढ लेता है जो उस प्रोफाइल में फिट होता है, बिना कभी एडवर्टाइजर को आपका नाम या ईमेल दिए, और फिर मिली सेकेंड्स में वो एक ऑक्शन चलाते हैं। कई सारे एडवर्टाइजर्स बिड करते हैं आपको अपना एड दिखाने के लिए। सबसे ज्यादा बिड लगाने वाला, जिसका एड रेलेवेंट हो, वो जीत जाता है। ये हर बार होता है जब आप एक वेब पेज लोड करते हैं। मिलियंस ऑफ ऑक्शंस पर सेकंड। गूगल कहता है ये सब अनोनिमाइज्ड है, लेकिन रिसर्च कुछ और दिखाती है। स्टडीज ने पाया है कि अनोनिमाइज्ड डेटा से री-आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बस कुछ डेटा पॉइंट्स, आपकी एज, लोकेशन, प्रोफेशन, और आप पहचानने जा सकते हैं। लेकिन एआई के साथ कुछ और भी डिस्टर्ब करने वाला आ रहा है, क्योंकि गूगल के पास अब जेमिनी है, और सवाल जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है वो ये है, एक कंपनी जिसके पास आपका इतना सेंसिटिव डेटा है, वो एआई इवॉल्व होने पर उसका यूज कैसे करेगी? यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कोई कानून नहीं है, एक भी नहीं, जो गूगल को कल अपना डेटा यूज करने का तरीका बदलने से रोके। असली रिस्क यही है, वो नहीं जो वो आज कर रहे हैं, वो जो वो कल कर सकते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है, ये सारा डेटा कलेक्शन तभी काम करता है जब लोग गूगल यूज करते रहें, और गूगल क्वाइटली कुछ ऐसा कर रहा है जो आप सबको गुस्सा दिला देगा। याद है वो ओरिजिनल मिशन, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना, इसे एक्सेसिबल बनाना, यूजफुल बनाना। असल में क्या हुआ देखिए, एक बार जब गूगल ने सर्च डोमिनेट कर लिया, जब उनका मार्केट शेयर 90% पहुंच गया, तो उनके सामने एक नया प्रेशर आया, बेहतर बनने का नहीं, ग्रो करने का, फॉरएवर। वॉल स्ट्रीट को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, वॉल स्ट्रीट को यूपी चाहिए। बेन गोमेज का एक ईमेल जो उस वक्त हेड ऑफ सर्च थे, My name is Ben Gomes and I lead the learning and education area at Google. उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिसने जर्नलिस्ट्स को हैरा कर दिया। मुझे लगता है कि गूगल को सिर्फ ग्रोथ की चिंता है। ये गूगल के अपने हेड ऑफ सर्च है, इंटरनली लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कंपनी जिसे दुनिया की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करनी थी, उसे सिर्फ ग्रोथ से मतलब है। वो चेंजेस फिर भी लागू हुए, और देखिए सर्च रिजल्ट्स पेज पर एड्स का क्या हुआ। शुरुआत के दिनों में एड साइड बार में बॉक्सेस में होते थे, क्लियरली अलग, आपको पता होता था कि क्या एड है और क्या रियल रिजल्ट। फिर एड्स में रिजल्ट्स एरिया में आ गए, लेकिन हाइलाइटेड बॉक्सेस में, फिर कम हाइलाइटेड, फिर सिर्फ एक छोटा सा लेबल। आज वो नाहा सा स्पॉन्सर्ड लेबल कॉर्नर में, जिसे ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। एडवर्टाइजिंग और रियल इंफॉर्मेशन के बीच की बाउंड्री मिटा दी गई, जानबूझकर, धीरे धीरे, प्रॉफिट के लिए। और ये सिर्फ एड्स नहीं है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक पूरी इंडस्ट्री बन गई जो गूगल के एल्गोरिदम्स को गेम करने में लगी है। गूगल उन पेजेस को प्रायोरिटी देता है जहां यूजर्स ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो रेसिपी वेबसाइट्स ने 3000 वर्ड के ब्लॉग पोस्ट लिखने शुरू कर दिए असली रेसिपी देने से पहले। वो उनकी दादी की किचन की पर्सनल स्टोरी, वो आपके लिए नहीं है, वो आपको स्क्रॉल कराते रहने के लिए है, ताकि गूगल को लगे कि पेज वैल्यूएबल है। पॉपअप एड्स, ऑटो प्ले वीडियोस, कुकी कंसेंट बैनर्स, 17 अलग नोटिफिकेशंस जो आपसे सब्सक्राइब करने को कहती हैं कुछ भी पढ़ने से पहले। आपको पता है उनमें से ज्यादातर एड्स कौन सर्व कर रहा है? गूगल एडवर्ड्स। वेब खराब हो गया और गूगल उस खराब वेब से प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि एक खराब वेब का मतलब है आप ज्यादा सर्च करते हैं, आप रिजल्ट्स में क्लिक करने में ज्यादा टाइम बिताते हैं, और गूगल आपको ज्यादा एड्स दिखाता है। एक पुराने 16 साल के गूगल वेटरन स्कॉट जेनसन ने साफ कहा, जिन एआई प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रहा था वो पोलरी मोटिवेटेड थे और माइंडलेस पैनिक से ड्रिवन थे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूजर की जरूरत से चलती हो, ये एक स्टोन कोल्ड पैनिक है कि वो पीछे छूट रहे हैं। उनके अपने लोग ये पब्लिकली कह रहे हैं। यहाँ एक फैक्ट है जो आपको शॉक कर देगा। 2017 में गूगल रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये पेपर मॉडर्न एआई की फाउंडेशन है।
चैट जीपीटी इसके प्रिंसिपल्स पर बना है। हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आप आज यूज करते हैं वो इसी पेपर से जुड़ा है। 2024 तक इसे 173,000 से ज्यादा बार साइट किया जा चुका है। एक 20 सेंचुरी के सबसे ज्यादा साइट होने वाले पेपर्स में से एक। गूगल ने वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जो अब गूगल को खत्म करने की धमकी दे रही है। लेकिन उन्होंने इसे एक प्रोडक्ट में नहीं बदला। क्यों? क्योंकि जब सुंदर पिचाई 2015 में सीईओ बने, उनका फोकस उन चीजों को टाइटन करने और मोनेटाइज करने पर था जो उनके पास पहले से थी। गूगल ग्लास फेल हुआ, प्रोजेक्ट लून फेल हुआ, गूगल वेव फेल हुआ। क्यों? सर्च पर फोकस करो, एड्स पर फोकस करो, रेवेन्यू पर फोकस करो। वो रिसर्चर्स जिन्होंने वो ग्राउंड ब्रेकिंग 2017 पेपर लिखा था, 8 को ऑथर्स में से 7 ने गूगल छोड़ दिया। 6 ने जाकर अपने खुद के एआई स्टार्टअप्स खोले। एक ओपन एआई में चला गया। उन्होंने छोड़ा क्योंकि जैसा कि उनमें से एक ने कहा, ये एक्सप्लोर करने की आजादी का मामला है। आप गूगल जैसे बड़े कॉर्पोरेशन के अंदर फ्रीली प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर इसे सपोर्ट नहीं करता। तो जब गूगल सबसे पावरफुल एआई टेक्नोलॉजी पर बैठा था और आपको ज्यादा एड्स दिखाने पर फोकस कर रहा था, ओपन एआई ने लेट 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च कर दिया। Has announced it's rolling out its ChatGPT search engine for free. और दुनिया रातों रात बदल गई। लगभग किसी ने नहीं देखा कि आगे क्या हुआ। लेट 2024 में चैट जीपीटी ने एक सर्च फंक्शन ऐड किया और यूजर्स ने तुरंत एक चीज नोटिस की, वो आपको आंसर्स देता था। डायरेक्ट, क्लीन, फॉर्मेटेड आंसर्स। कोई एड्स नहीं, कोई एसईओ स्पैम नहीं, 15 रिजल्ट्स तक स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, ये ढूंढने के लिए कि आपको क्या चाहिए। 5000 यूएस कंज्यूमर्स के एक सर्वे ने पाया 39% ने ऑनलाइन शॉपिंग रिसर्च के लिए एआई यूज किया, 43% ने लोकल फूड रिकमेंडेशंस के लिए, 47% ने प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए, 55% ने रिसर्च करने के लिए एआई सर्च सोर्सेज से ट्रैफिक जुलाई 2024 और फरवरी 2025 के बीच 1200% बढ़ गया। 1200%। और गूगल का सर्च मार्केट शेयर जो 2015 से 90% के ऊपर था, गिर गया। पहले अक्टूबर 2024 में 89.34% पर, फिर वो गिरता रहा। फिर वो मोमेंट आया जिसने सिलिकॉन वैली में शॉक वेव्स भेज दिए। 7 मई 2025 को एप्पल ने अनाउंस किया कि वो आईफोन्स पर गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन से रिप्लेस करने के लिए एआई पावर्ड सर्च इंजन्स को एक्टिवली देख रहे हैं। गूगल का स्टॉक तुरंत 7.5% गिर गया। कंपनी ने एक ही दिन में $150 बिलियन की मार्केट कैप खो दी। याद रखिए, गूगल एप्पल को साल के $20 बिलियन तक पे कर रहा था सिर्फ आईफोन्स पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बनने के लिए। ये कोई प्रोडक्ट मेरिट पर जीतने की बात नहीं है। ये एक मोनोपोली है जो मोनोपोली रहने के लिए पैसे दे रही है, और अब शायद वो भी काफी ना हो। गूगल जानता है कि उन्हें एक प्रॉब्लम है, एक गहरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। Google says such issues are to be expected and will be addressed by its trusted testers. उन्होंने जल्दी में बार्ड निकाला। उसने अपने ही मार्केटिंग लॉन्च वीडियो में गलत फैक्ट्स बता दिए। And see if I'm free when she's coming to San Francisco this year. Gemini pulls relevant content from the image, connects with my calendar, and gives me the information I'm looking for. Oh, looks like we had a उन्होंने little जेमिनी demo लॉन्च issue. किया। वो अपने पहले डेमो में फेल हो गया। उन्होंने जेमिनी को सर्च में घुसा दिया ताकि रिजल्ट्स के टॉप पर एआई जनरेटेड आंसर्स मिल सके, लेकिन वो अंडरकुक्ड था। तभी जेमिनाई ने चीज को स्लाइडिंग से रोकने के लिए पिज्जा में ग्लू डालने का सजेशन दिया। तभी जेमिनाई ने यूजर्स से कहा कि विटामिन्स और मिनरल्स के लिए रोज एक छोटा पत्थर खाएं। अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी, ने उन इंसिडेंट्स से $70 बिलियन की शेयर वैल्यू गिरती हुई देखी। उन्होंने तब से ऑब्वियस एरर्स को फिक्स किया है और फिर से कमिट किया है। अपने Q1 2025 अर्निंग्स कॉल में उन्होंने एआई स्पेंडिंग में 43% बढ़ोतरी अनाउंस की। एक सिंगल क्वार्टर में $17 बिलियन और 2025 के लिए टोटल $75 बिलियन का एआई इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। लेकिन यहां एक ऐसा पैराडॉक्स है जिससे गूगल बच नहीं सकता। उनका पूरा बिजनेस मॉडल एड्स पर टिका है। एआई उस बिजनेस मॉडल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब जेमिनाई आपको सर्च के टॉप पर एक डायरेक्ट आंसर देता है, तो आप वेबसाइट्स पर क्लिक नहीं करते। अगर आप वेबसाइट्स पर क्लिक नहीं करते, तो एडवर्टाइजर्स आप तक नहीं पहुंचते। अगर एडवर्टाइजर्स आप तक नहीं पहुंचते,
तो वो गूगल को पैसे देना बंद कर देते हैं। रैप्टिव, एक कंपनी जो 5000 इंडिपेंडेंट क्रिएटर वेबसाइट्स के लिए डिजिटल एड्स बेचने में हेल्प करती है, उन्होंने शुरुआत में एस्टिमेट किया था कि गूगल के AI ओवरव्यूज उनका ट्रैफिक 25% कम कर सकते हैं और इंडस्ट्री को $2 बिलियन का एनुअल एड रेवेन्यू लॉस हो सकता है। फिर उन्होंने वो एस्टिमेट बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो नंबर शायद सबसे लो एंड पर है। चेग, एक एजुकेशन कंपनी, ने गूगल के खिलाफ डायरेक्ट लॉसूट फाइल किया, ये कहते हुए कि उनके AI समरीज ने अनजस्टली वो ट्रैफिक रोक लिया जो हमेशा से चेक के पास आता था, जिससे हमारे रेवेन्यू और एम्प्लॉइज पर असर पड़ा है। गूगल अपने ही इकोसिस्टम को खा रहा है। AI से compete करने के लिए उन्हें डायरेक्ट आंसर्स देने पड़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आंसर्स देने से वो एड क्लिक्स खत्म हो जाते हैं जो पूरे एम्पायर को फंड करते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस चैलेंज नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल पैराडॉक्स है। इस बीच लीगल दीवारें भी बंद हो रही हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पाया कि गूगल ने मोनोपोली पावर हासिल करने और बनाए रखने के लिए जानबूझकर एंटी कॉम्पिटिटिव काम किए। रेमेडीज पर बात हो रही है, जैसे गूगल को अपना सर्च डेटा कंपेटिटर्स के साथ शेयर करने पर मजबूर करना, शायद क्रोम बेचना पड़े, शायद पूरी कंपनी को ब्रेक करना पड़े। जो कंपनी कभी कहती थी डोंट बी इविल, उसे अब कोर्ट्स कह रही हैं कि उसने इल्लीगली एक मोनोपोली बनाई है। लेकिन यहां बड़ी पिक्चर ये है, इंटरनेट को फ्री होना था, ह्यूमन नॉलेज का एक ओपन एक्सचेंज। गूगल ने इसे सेंट्रलाइज किया, ऑर्गेनाइज किया और फिर क्वाइटली इसे एक बिलबोर्ड में बदल दिया। उन्होंने हमसे उनके एल्गोरिदम को खुश करने के लिए कंटेंट बनवाया, फिर उस कंटेंट से एड रेवेन्यू लिया, फिर सर्च रिजल्ट्स को खराब किया ताकि हम ज्यादा देर सर्च करते रहें, फिर हमारा डेटा यूज करके हमारी प्रोफाइलिंग की और हमें सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को बेच दिया। जैसा टेक राइटर ने कहा, यह लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को जलाने जैसा है ताकि कुछ मिनट के लिए गर्मी महसूस हो सके। वो टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट को बेहतर बना सकती थी, AI, गूगल ने उसे इन्वेंट किया और फिर इग्नोर कर दिया। और अब वही कंपनीज जो उन लोगों ने बनाई हैं जो गूगल छोड़ कर गए थे, वही गूगल के बनाए हुए एम्पायर को तोड़ने की धमकी दे रही हैं। अब आप समझते हैं कि गूगल ने ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजिंग मशीन कैसे बनाई। आप समझते हैं कि वो आपका डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, आप तक पहुंचने का एक्सेस कैसे बेचते हैं, उन्होंने कैसे इंटरनेट को जानबूझकर खराब किया और कैसे वो अब अपने 25 साल के एग्जिस्टेंस के पहले असली खतरे का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी बात जो ज्यादातर लोग अभी भी नहीं जानते, गूगल अकेली कंपनी नहीं है जो ये कर रही है। मेटा, Amazon, एप्पल, उन सबके पास इस मशीन के अपने वर्जन्स हैं और जिस तरह से वो सब अभी AI को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि अगले 25 साल तक इंटरनेट और आपके डेटा पर किसका कंट्रोल होगा। अगर आप वो कहानी समझना चाहते हैं तो वो वीडियो नेक्स्ट है।